नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव में मैं मज़र खान और मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा करने आया आज के समय को लेकर। और हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर अंजन कुमार सर। ये कल्याण महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनकी जो बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे समय के एक महत्वपूर्ण युवा कवि और समीक्षक हैं और ये जो हैं फिल्मों और किताबों की समीक्षा करते हैं, रचनाएं करते हैं। आइए इनसे हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे और आज के जो समय है उस समय की क्या समीक्षा है उनके बारे में हम इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर, मैं आपसे आपके पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। अपने बहुत सारे आकाशवाणी में आपकी कविताएं और बहुत सारे पत्रिका में आपकी कविताएं आती हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। दूसरी बात सर, मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि आप जो जीवन में पढ़ाई से ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, ज़्यादा उसकी तरफ ये नहीं थे, और किस तरीके से आप जीवन में इस तरीके से टर्न किए, हमारे दर्शकों को आप बताइए सर। ये सही बात है अजहर जी कि पढ़ने लिखने में मेरी बहुत रुचि थी नहीं बचपन में। एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से मैं रहा और पढ़ने लिखने को लेकर घर में भी उस तरह का माहौल नहीं था। एक सामान्य ढंग का जैसा परिवार होता है, मध्यवर्गीय परिवार, वैसे ही था। तो दिन भर खेलना कूदना इसी सारी चीज़ों में व्यस्त रहता था, तो पढ़ने लिखने में उतना मन लगता नहीं था। बस बचता था यूँ, मतलब स्कूल जाने से, पढ़ने लिखने से मैं काफ़ी बचता रहा। और लेकिन एक दबाव रहता था परिवार वालों का, तो पढ़ने का सिलसिला भी चलता रहा जी। लेकिन जैसे एक होता है ना, बड़ा होनहार लड़के होते हैं, बड़े बुद्धिमान लड़के होते हैं, उस तरह का नहीं था। बहुत एवरेज और सामान्य औसत दर्जे का एक छात्र रहा मैं अपने स्कूल के दिनों में। जी जी। लेकिन फिर उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटी बचपन में कि चाहे स्कूल हो या महाविद्यालय, मतलब स्कूल की ही बात करें तो स्कूल में कई तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता या वार्षिक उत्सव में नाटक होते हैं तमाम जगह। तो जब भी मैं इनमें भाग लेने की कोशिश करता था, एक बच्चा होने के नाते मेरी रुचि रहती थी कि भाई मैं भी चलो किसी में पार्टिसिपेट करूं, किसी में भाग लूं। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे मैं उस तरह से कुछ कर नहीं पाता था और काफ़ी कहने की अपमान भी सहना पड़ता था मुझे कि उस तरह से टीचर्स जो हैं वो महत्व नहीं देते थे और उस तरह से मैं हो नहीं पाता था जी। तो वो एक कहीं दबी हुई थी कि भाई मैं ये सब क्यों नहीं कर सकता। इसलिए आगे चलकर फिर मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि स्कूल में किसी एक मैडम ने कहा था कि तुम जीवन में कभी नाटक नहीं कर सकते। जी। तो एक रहेगा कि मैं क्यों नाटक नहीं कर सकता, मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों नाटक नहीं कर सकता। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया और एक लंबे समय तक फिर मैंने नाटक किया और काफ़ी नाटक किए और पूरे देश भर में घूम घूम के मैंने नाटक किया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मैंने लिया नाटक के दौरान। इसके साथ जब मैं बचपन में डिबेट कंपटीशन में जाया करता था तो मैडम कहते थे कि नहीं, तुमसे डिबेट नहीं होगा। तो वो भी रहता था कि यार मैं डिबेट कंपटीशन क्यों नहीं कर सकता, मतलब जहाँ रोका जाता था तो मैं उसमें और बढ़ चढ़। ये कहीं ना कहीं आपके मन में मुझे लगता था कि ये मैं क्यों नहीं कर सकता। जी। तो फिर मैंने डिबेट की भी तैयारी की। फिर बाद में ऐसा हुआ कि इतनी तैयारी करता था मैं कि फिर कभी हारा नहीं डिबेट में, ये स्थिति भी पैदा हुई। मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चों को आपने डिबेट के लिए तैयार भी किया है। हाँ, काफ़ी बच्चों को मैं डिबेट के लिए तैयार करता रहता हूँ और वो जब भी उनको मार्गदर्शन की जरूरत होती है तो वो आते हैं मेरे पास और मार्गदर्शन लेते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जो चीज़ मैंने फील किया या जो चीज़ बचपन मेरे साथ हुआ वो दूसरे बच्चों के साथ ना हो और वो उनको तैयार मैं करूं और वो भी आगे आए और अपनी प्रतिभा के साथ आए। ये रही कोशिश। तो राष्ट्रीय स्तर तक आपके जो छात्र हैं आपकी तैयार की, और राष्ट्र स्तर मतलब नेशनल लेवल तक वो डिबेट करते? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, छत्तीसगढ़ से कभी भी कोई भी नेशनल लेवल पर नहीं गया डिबेट में, पर मैंने बच्चों को तैयार किया तो उसमें से एक बच्चा जाके नेशनल लेवल पर अपना डिबेट करके जीता भी उसने और उसने एक छत्तीसगढ़ को गौरव दिया उसने। वो आपकी मेहनत का नतीजा था सर। अब मेरी मेहनत क्या है, वो मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया, बाकी उसकी लगन थी, लड़के की मेहनत थी, मैं तो बस एक मार्गदर्शक के रूप में रहा। जी।
सर एक चीज़ मैं इसमें ये करना चाहता हूँ कि आपके जो वाक्य हैं, जो आपके शब्द होते हैं, आपके बोलने की जो शैली होती है, उस शैली में एकदम मधुर और मिठास है, एक लय है। जैसा ऐसा लगता है कि आप एक कविता बोल रहा है और उसमें एक मिठास में एक उर्दू की भी झलक आती है। इसके बारे में बताएंगे सर, ये कहाँ से आपके अंदर आया है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। आपको ऐसा लगता है सर जी, तो ये बड़ी खुशी की बात है। हालांकि मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया अपने लिए। हाँ, लेकिन ये है कि जो एक उर्दू की जो परंपरा रही वो मुझे बचपन से मिली। शुरू में मैं जब कक्षा 6वीं 8वीं में पढ़ता था तो कुछ लाइनें लिखा करता था, कुछ शेर जैसा, लेकिन वो कुछ ऐसी तुकबंदी हुआ करती थी। तो घर में ये था कि पढ़ने लिखने का माहौल तो था, मम्मी को उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक था और पिताजी बेसिकली थिएटर करते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो सारा कुछ छूट गया, लेकिन पढ़ने की आदत थी घर में, लिखने पढ़ने की, खासकर साहित्य को लेकर। तो मुझे लगा कि यार मैं भी कुछ लिखूं, गज़लों में रुचि बढ़ी मेरी। तो हमारे बड़े भैया के जो मित्र थे आसिम अलवी, उनके घर में कुछ शायर आया करते थे, बड़े शायर। तो उनको बड़े बड़े भाई ने बताया कि ये लड़का कुछ लिखता रहता है, जरा देखिए इसको, थोड़ा सा अगर कुछ बनता है खा दें कुछ इसको इस तरह से। तो फिर वो जो हम उनको चाचा कहते थे, तो चाचा ने कहा कि एक काम करो, एक शायर आने वाले हैं, उनको दिखाओ अपने कलाम, तुमने क्या लिखा है, और फिर वो जो बोलेंगे उस पर अमल करना करके। मैंने बड़ा संकोची और समय से 10वीं में पढ़ता रहा हूँ, चला गया अपने कुछ बेतुके से शेरों को लेकर और उन्हें पढ़ा, देखा, बोले ठीक है और लिख लोगे। और उन्होंने मुझे गालिब का एक मिसरा दे के भेज दिया कि जाओ इस शेर के साथ जाओ, मिसरे को लेके जाओ, एक मुकम्मल गज़ल लिख के लेके आओ। और उन्होंने कुछ किताबें बताई और कहा गालिब हो, मीर हो, इब्राहिम ज़ौक़ हो, ताग हो। उसके बाद जो जितने भी जदीद शायर थे, वो सारे लोग को, चाहे निदा हो, बशीर हो या दुष्यंत, तो सारे लोगों को पढ़ने का सिलसिला जारी रहा और आज भी मैं लगातार गज़ल से, और उन्हीं का कहीं ना कहीं प्रभाव आप में हम लोगों को देखने मिलता है। हाँ, वो जो सीखा मैंने उस बचपन में जो सीख गया वो उस ज़बान में आ गई, ज़बान में आ गई। और इतना मिठास लगता है, इतना मोहित करता है, मतलब एक तरीके से अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है। आपकी जो वाणी है ना, बीच अपनी तरफ लोगों को खींचती है, हमारे आप सारे बच्चों को ऐसे खींचते हैं। और अभी आपने जो एनुअल डे हुआ था, वार्षिक उत्सव हुआ था, उसमें सारे बच्चों को एक बांध के रखे, ऐसे लग रहे थे कि बदमाश बच्चे भी आपकी बातों को सुनकर एकदम स्थिर हो जा रहे थे और अपने में मधुरता में एकदम नाच और गाने में लिप्त हो गए थे, लेकिन आपकी बातें उनको बांध के रखती थी। हाँ, बच्चे बड़े समझदार होते हैं और उनमें खासियत ये होती है कि अगर कोई भी नई चीज़ उनको आकर्षित करती है, तो अगर हम कुछ नया दे पाते हैं तो बच्चे उस नएपन से बंधे रहते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है, चाहे पढ़ाने के दौरान या किससे बातचीत करने के दौरान भी बच्चों से, कि हम उसको क्या नया दें। तो नया क्योंकि आकर्षित करता है, तो हमको कोशिश होनी चाहिए कि लगातार हम अपडेट होते रहें और नए नए ज्ञान की बातें, नई जानकारियाँ बच्चों को देंगे तो वो जुड़ते हैं उससे। मेरा जो जीवन है अजहर जी, बड़ा उथल पुथल वाला रहा है। कोई वो नहीं था मेरे जीवन में, कोई टारगेट नहीं था कि मुझे ये बनना है, कोई गोल नहीं था, कोई एम नहीं था। जहाँ हवा चल रही थी वहाँ पे लक्ष्य नहीं था। और घर वाले भी उस तरह से संजीदा नहीं थे कि तुमको ये बनना है करके ऐसा फोर्स नहीं करते थे, ऐसा दबाव नहीं था। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा परिवार ऐसा रहा कि कभी दबाव नहीं डाला उन्हें, तुमको जो करना है करो अपने मन से। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की। कोई कहता था कि ये कर लो तो यार जल्दी नौकरी मिल जाएगी, तो वो करने लगते थे। कोई कहता था ये कर लो तो वो कर लो, तो ITI कर लिए, तो एग्रीकल्चर डिप्लोमा कर लिए, तो कंप्यूटर कोर्सेज कर लिए, फिर इंजीनियरिंग तैयारी की। इंजीनियरिंग में सिविल ब्रांच मिल रहा था, लेकिन हमने सिविल, उस समय बड़ा स्कोप नहीं था सिविल का, तो हमने सिविल छोड़ दिया। फिर उसके बाद जाके जो है क्या बोलते, भैया ने कहा कि यार जाओ तो कहीं नौकरी लगा देते हैं, नौकरी कर लो। तो इस तरह से कई चीज़ें, मतलब नौकरी भी की है मैंने। भैया प्राइवेट मतलब बड़े प्रोजेक्ट लिया करते थे, तो भैया के प्रोजेक्ट चलते थे, तो भैया मुझे वहाँ भेजते, जाओ उस प्रोजेक्ट में जाके देखो। लेकिन मेरा मन लगता नहीं था उन सारी चीज़ों में, लोहा लक्कड़ और तमाम चीज़ें प्रोजेक्ट में मेरा मन नहीं लगता था, उस तरह का मेरा मन था भी नहीं। तो मैं भटका बहुत हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य विहीन मैंने जीवन जिया। आप जैसे इस अभी जिस पद में है,
इस लाइन में आ पाए, अपने आप को एकाग्र कर पाए, ये किस तरीके से कर गए? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो ना ही एकाग्र कर पाते हैं और ना ही उनकी अंदर इतना मतलब क्षमता है कि वो सहनशीलता वाली क्षमता नहीं है। तो आपके अंदर ये कहाँ कैसे आया वो जो इस लाइन में आप आ गए? होता यही है कि अनुभव बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है, जी। जीवन के अनुभव। तो जब भी मैं भटक रहा था इन सारी चीज़ों को लेकर, क्या करना है कोई तय नहीं था। जी सर। तो करते करते जब मैं थिएटर में चला गया, तो थिएटर में जाने में थिएटर करने लगा। हालांकि घर वाले बड़े नाराज थे, ये क्या कर रहे हो, पढ़ना लिखना छोड़ के थिएटर करते हो, नाटक करते हो। जी। तो थिएटर करने के दौरान मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया, और पढ़ते लिखते मैंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने की शुरुआत वहाँ से होती है मेरी। और तब मुझे लगता है कि यार, तब मैं समझ पाया कि एक्चुअल में मेरे भीतर कौन सी प्रतिभा है, या कह लो कि क्या संभावना है जो मैं बन सकता हूँ। क्योंकि बच्चे को कम से कम ये पता होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, जी। कि उसकी क्षमता क्या है और वो क्या कर सकता है, उसकी रुचि किसमें है, उसकी रुचि किसमें, ये पता होना चाहिए। हमारे यहाँ आज समय ऐसा है, बाजार और मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज़्यादा है आज कि जिसको जॉब देता बहुत अच्छा कहते थे कि आने वाले समय में मनुष्य अपनी प्रकृति में नहीं बल्कि दूसरे की प्रकृति में जिएगा। तो आज हम देखते हैं कि आज का जो पूरा युवा जनरेशन है, वो अपनी प्रकृति, उसकी क्या प्रकृति है वो उसको भूल गया है, बल्कि वो दूसरों को देख के दूसरे से प्रभावित होकर उस जैसा बनना चाहता है। तो जब आप अपनी प्रकृति को छोड़ देंगे तो दूसरे जैसा बन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपकी प्रकृति है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को जानना, अपने आप को समझना बेहद ज़रूरी होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं। और मुझे उस समय ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं बाबा, ये तुम्हारी फील्ड है, यहाँ चलो। इवन मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पीएससी की तैयारी कर रहा था। घर वालों की बड़ी इच्छा थी कि डिफेंस में चला जाए। एनसीसी स्पोर्ट्स में मुझे डाल दिया गया। बास्केटबॉल खेलता रहा, एनसीसी करता रहा, कि इसलिए कि हाइट मेरी बहुत ज़्यादा थी, लगता था कि पढ़ लिख लेगा तो डिफेंस में चला जाएगा। तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें यूपीएससी की पढ़ता रहता था बैठ के, और किताब, लेकिन रुचि नहीं थी वहाँ मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जगह मेरी नहीं है। तो थिएटर के दौरान जो है, फिर भैया को लगा कि यार ये लड़का बिगड़ रहा है। मैंने 2-3 मतलब आज के डेट में बच्चों का 1 साल खराब होता तो बड़े टेंशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते। हाँ, मैं बता दूं, मैं 11th के आसपास बिगड़ गया कि मतलब पढ़ना लिखना मैंने छोड़ के थिएटर में सब चीज़ें करने लगा, और मेरा 1 साल खराब हुआ। जी। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ मेरे परिवार वालों का कि मेरे परिवार वालों ने कुछ बोला नहीं, बल्कि मम्मी ने फेल होने की खुशी में मुझे पैसे दिए 1000 रुपये, और कहे कि जाओ कुछ अपने मन का कर लो, कुछ खा लो, कुछ लेना है ले लो, लेकिन टेंशन नहीं, दबाव नहीं था। बोले कि टेंशन नहीं लेना परीक्षा का। तो वो चीज़ मुझे लगी कि यार चलो, ये मेरा परिवार जो है इतना अच्छा है कि इस तरह का दबाव नहीं था, बल्कि मुझे बूस्ट कर रहा है कि 1 साल खराब होने से कुछ नहीं होता। इवन मैंने थिएटर करते हुए कई साल खराब किए। एग्जाम आते थे बीए के, देता नहीं था, चला जाता था नाटक करने के लिए। तो 2-3 साल तो मैंने ऐसे ही खराब कर लिए अपने। आज के डेट में अगर बच्चों का 1 साल खराब होता है तो बड़े तनाव में आ जाता है, उसका परिवार तनाव में आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस आदमी ने अपना लक्ष्य बना लिया हो, 1-2 साल खराब भी होता है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वो जो खराब समय है आपको कुछ बेहतर दे के जाता है। तो हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि समय हमारा वेस्ट हुआ, बल्कि वह वेस्ट समय ये बताता है कि समय कैसे वेस्ट होता है और उसको कैसे वेस्ट नहीं करना है, ये सबक हमें दे के जाता है। तो मुझे लगता है हमेशा कि आदमी जब गलत करता है या गलत होता है उससे, या मिस्टेक करता है जीवन में, तो वह सबक दे के जाता है। वो अपनी ही गलतियों से सीखता है। आदमी गलतियों से ही सीखता है, हम सीधा कहें। सर, तो ये आपने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे, इतने मुश्किलों का सामना किया, और इतनी मुश्किलों का सामना करके आप इतने स्टेबल हुए, इतने मजबूत तरीके से। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में थे, जिनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, उनको रास्ता दिखाने का, उनको कहीं ना कहीं एक मंजिल बताने का भी आपने काम किया। उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? अच्छा जी, ऐसा है कि जिसने दुख झेला है वही दुख को समझ सकता है। जी। जिसने भटकाव देखा हो अपने जीवन में, तो वही भटकाव की पीड़ा को भी समझ सकता है। जी। तो मैं इस दौर से पूरा गुजरा अपने जीवन में, तो और मुझे बड़ी खुशकिस्मती मेरी ये रही कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, मुझे पढ़ाने वाले बहुत अच्छे मिले, मुझे मेरा मार्गदर्शन करने वाले बहुत अच्छे लोग मिले मुझे। इसके लिए मैं बहुत एहसानमंद हूँ।
और उन लोगों ने मेरा मार्गदर्शन किया, और मुझे जब कुछ सूझ नहीं रहा था तब मेरे अंदर की जो भी क्षमता हो सकती है, प्रतिभा, उसको निखारने का काम किया और एक तरह से मुझे दिशा दिया और मैंने कुछ चीज़ों को अचीव किया। तो मेरे जीवन में हमेशा ये रहा कि भाई जो चीज़ें, जो भटकाव, जो तकलीफ या जो पीड़ा या जो डिप्रेशन या निराशा या हताशा का दौर मैंने अपने जीवन में देखा, मैं चाहता था कि वैसी चीज़ें दूसरे लोग ना देखें या उनको ये नौबत ना आए। अगर मुझसे कुछ बन पड़े तो मैं वो करूं कि इस उलझन भरे राह से कोई राह सुझाव पाऊं उनके लिए। ये मेरी कोशिश रही। तो मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे बच्चे आए शिक्षकीय पद के दौरान कि बहुत डिप्रेशन में, बहुत हताशा में, निराशा में, इवन कई लोग तो ऐसे थे जो सुसाइड करना चाहते थे। जी। बाद में पता चला मुझे, मेरे से मुलाकात होने की, तो उन लोगों को मैंने पढ़ाया, लिखाया, एक रास्ता दिया और मुझे खुशी होती है कि वैसे वे सारे लोग आज बहुत अच्छे जगह में हैं और सफल है, बहुत सफल है और बहुत खुश है। जब उनको मैं उनके सोशल मीडिया में जब उनको देखता हूँ, खुश है, उन बहुत हैप्पी फोटो डालते हैं और हंसते हुए अपनी फोटो डालते हैं, जिनको मैंने कभी उदास देखा था। कई बच्चे तो ऐसे थे जो सालों बात नहीं किए, वो मेरी बात ही सुनते थे लेकिन कभी बातचीत नहीं करते, चुप रहते। लेकिन आज मैं उन्हें बोलते हुए सुनता हूँ, आज वो बहुत हैप्पी दिखते हैं अपने उसमें, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो आत्मविश्वास में आ चुके हैं, पहले वो आत्मविश्वास में नहीं थे सर। तो मुझे लगता है कि आज का जो पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट इस तरह से बन गया है कि एक दिशाहीन, आज के जो युवा पीढ़ी है वो एक दिशाहीन, एक भीड़ की तरह है। दूसरी बात, इस समाज ने, इस बाजार में इतना कंपटीशन, इतना प्रतिस्पर्धा पैदा कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति रुकना नहीं चाहता, उसके भीतर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। और सबसे बड़ा संकट ये है कि उसे क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, उसकी मंजिल क्या है, उनका गोल क्या है, टारगेट क्या है, इवन अपनी प्रकृति क्या है, अपनी क्षमता क्या है और किस तरह से किसी चीज़ को अचीव करना है, इसका कोई उनके पास कोई ग्राफ नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है उनके पास। जी। तो ऐसे भटकाव के दौर में और इतने हताश और निराशा के दौर में, इतने धैर्यहीन समय में लोगों को सही रास्ता दिखा देना या सही तरह से गाइड कर लेना, ये लगता है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है, जीवन जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनको एक रोल मॉडल बोल सकते हैं, एक वो मिल रहा है कि जीवन में कभी भी हताश होना नहीं है, कभी उनको गलत रास्ता इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी आप सफलता की ओर जरूर बढ़ेंगे। ये आपके जीवन से सीखने मिल रहा है सर। मुझे ये लगता है कि जीवन एक पेंडुलम की तरह होता है। जी। जो पेंडुलम जब इधर जाता है तो वो फिर वापस इधर भी आता है ना। तो जब आप बहुत उदासी में या निराशा में जब जाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि निराशा या उदासी वापस आपको उत्साह की तरफ और सकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेके जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। आजकल के बच्चों में उतना धैर्य नहीं, पेशेंस समय है, पेशेंस लेस समय है। वो तो नंबर कमाने से भी सुसाइड करने की प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो इस ये में कम से कम उनको धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि सर से हमें सीखना चाहिए और अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यही मनोकामना के साथ, यही उम्मीद के साथ सर से हम विदा लेते हैं और सर से हम सर को धन्यवाद भी कहते हैं कि उन्होंने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैं अपने दर्शकों को भी बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सर की जो प्रेरणादायक उद्देश्य है उसको सब तक पहुँचाइए। नमस्कार। धन्यवाद।